एक वैम्पायर कह रही थी कि अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें पहले अपने दोस्तों से निपटना होगा। तभी ही वहाँ पर वाइट हेयर वैम्पायर आती है। वो कहती है कि इन सारे वैम्पायर्स को तो मैं 3 मिनट के अंदर मार डालूंगी, जल्दी से उसे मेरे सामने लाओ। वो लड़की तो हंसने लगती है। फिर वाइट हेयर वैम्पायर हमसे कह रही होती है कि इस पूरी दुनिया से मुझे वैम्पायर्स को ख़त्म करना है, मेरी फैमिली के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए और मैं जिसे प्यार करती हूँ उस इंसान के लिए। फिर हम कहानी को कुछ दिन पीछे देखते हैं, जहाँ एक गुंडा आकर पूछने लगता है कि प्रीस्ट कहाँ पर है। वहाँ 2 छोटे बच्चे थे। वो कहते हैं कि हमें जाने दो। तो वो गुंडा कहता है कि देखो तो इस नाकारी बच्चे को कैसा मुंह फट है। वो गुंडा उस छोटी बच्ची को उठाता है तो वो लड़की कहती है कि मुझे टच मत करो। वो गुंडा कहता है कि हमारे पास सबूत है, तुम्हारी वजह से हमारा कंस्ट्रक्शन रुक रहा है, ये एक अनाथ आश्रम है, तो मैं तुम्हें शांति से कह रहा हूँ, अब चलो बता भी दो कि प्रीस्ट कहाँ पर है। वहाँ पर एक लड़की आती है। वो कहती है कि कुत्ते कमीने इंसान यहाँ से निकल। वो उस पर गंदा पानी फेंकने वाली थी पर वो गुंडा उसे पकड़ लेता है। गुंडा कहता है कि अब डायन जैसी तू कौन है। वो जो छोटे 2 बच्चे थे वो कहते हैं कि हायान दीदी हमारी बहन को छोड़ दो। वो गुंडा हायान का चेहरा देखने की ट्राई करता है। हायान कहती है कि कमीने इंसान मुझे छोड़ दे। वहाँ पर एक लड़का आता है, उसे रास्ता जानना था। गुंडा कहता है कि तू कौन है बे। तो वो लड़का कहता है कि यहाँ पास ही में ही कोई पुलिस स्टेशन है। गुंडा कहता है कि दिख नहीं रहा कि मैं बिजी हूँ, अपने आप ही ढूंढ लो। वो लड़का तो ओके बोलकर वहाँ से जाने लगता है। वो गुंडा आयान से कहता है कि जल्दी से मुझे बता दो कि प्रीस्ट कहाँ पर है। तो वो लड़का रुक जाता है और उसके पास आता है। वो उस गुंडे से कहता है कि तुझे नहीं लगता कि तेरी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चल रही है, क्या मैं तुझे जेल की हवा खिलाऊं। वो गुंडा उसे कहता है कि साले तू है कौन, क्या तू मरना चाहता है। उस गुंडे का चेला आकर उसे कान में कुछ कहता है, जिस वजह से वो गुंडा वहाँ से चला जाता है। हयान अपने भाई बहन को गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा आने में लेट हो गई। तो उसके भाई बहन कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं। हयान अपने भाई बहन से कहती है कि फादर माइकल को ये बात मत बताना कि मैंने गालियाँ दी है। वो लड़का वहाँ से जाने लगता है तो हयान उससे कहती है कि रुको ज़रा, थैंक यू तुम्हारी मदद करने के लिए। तो वो लड़का फुल स्वैग के साथ पीछे मुड़कर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने उसे अपना सही रास्ता दिखाया है। हायन उससे कहती है कि चाहो तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जा सकती हूँ। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, मुझे पहले से ही पता है। हायन जब 10 साल की थी तब से ही वो अनाथ आश्रम में रह रही है। चर्च और अनाथ आश्रम दोनों ही पास ही में ही है। हायन के 2 भाई बहन भी थे। हयान की बहन कहती है कि दीदी आप हमेशा ही घर में क्यों पड़ी रहती हो, आपको क्या स्कूल की फेयरवेल पार्टी में नहीं जाना है। हयान कहती है कि नहीं, वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे तो मुझे नहीं जाना है, मुझे घर पे बैठकर बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर से वो कहती है कि दीदी आपको कॉलेज जाना चाहिए, क्लब ज्वाइन करना चाहिए और थोड़ी स्कूल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। हयान कहती है कि मैं अब कॉलेज स्टूडेंट हूँ, सो डोंट वरी, तुम्हारी बहन के 300 से भी ज़्यादा फ्रेंड्स काकाओ में है। बाद में वो सोचने लगती है कि बचपन से ही वो अलग रही है, स्कूल में भी उसका कोई फ्रेंड्स नहीं था, हमेशा ही वो अकेले डिनर किया करती थी। फिर वो पार्टी में जाने लगती है। रास्ते में एक मर्डर हो गया था किसी लड़की का, तो हयान उसे देख रही थी। वो कहती है कि हमारे एरिया में ये 3रा किस्सा ऐसा हुआ है। हयान उस औरत को देखकर डर जाती है कि इसको तो कितनी बुरी तरीके से मारा है। टीवी में न्यूज़ दिखा रही थी कि ये लोग है कौन, ये कोई जेनेटिक इवोल्यूशन है या फिर कोई ऐसी प्रजाति है जो कि हम इंसानों के बीच पहले से ही मौजूद है। वो लोग दिन के उजाले में अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं, पर जैसे ही रात होती है तो वो लोग अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। तुम्हें क्या करना चाहिए? हमारे एरिया में वैम्पायर्स का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। 12 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। लोगों को वैम्पायर्स के डर से ऐसे ही जीना पड़ता है। हयान फिर पार्टी में चली जाती है। वो हमेशा की तरह अकेले ही मजे कर रही थी। वो तो इतनी सारी ड्रिंक कर लेती है पर फिर भी उसे जरा सा भी नशा नहीं चढ़ता। उसके लिए तो दारू पीना पानी पीने जैसा सामान लगता है। वहाँ पर एक लड़का ड्रिंकिंग कंपटीशन कर रहा था। हयान उसे चैलेंज करती है। लास्ट में हयान ही जीत जाती है। वो मोटू लड़का तो बेहोश हो जाता है। एक लड़की हयान के पास आकर कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम हयान है, कितना अच्छा है,
चलो हम लोग नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, बाद में हम लोग ग्रुप में स्टडी करेंगे। उसके बाजू में जो लड़का बैठा था वो कहता है कि क्या खाक ग्रुप स्टडी, तुम तो हमेशा कैराओके चाहती रहती हो। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, क्योंकि मुझे कैराओके पसंद है। हायान सोचती है कि ये कितना अच्छा है, अब तो मेरे भी दोस्त बन गए हैं। बहुत रात हो गई थी और कर्फ्यू का टाइम आ गया था, इसीलिए ये लोग घर वापस जाने लगते हैं। हायान का एक सीनियर उसके पास आता है। वो लड़का तो हायान को पटाने की पूरी ट्राई कर रहा था। हायान थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है क्योंकि वो उसकी कॉलेज का बहुत ही फेमस लड़का था। हायान कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अकेले घर जा सकती हूँ, ये उतना डेंजरस भी नहीं है। वो लड़का कहता है कि डेंजरस, वैसे मैंने सुना है कि तुम अनाथ आश्रम में रहती हो, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होता? हायान कहती है कि नहीं, मैं तो खुश हूँ, वहाँ पर मेरे 2 भाई बहन भी है। अनाउंसमेंट होती है कि मिडनाइट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी घर वापस चले जाए। लोगों की अफरा तफरी होने लगती है, कोई बस से तो कोई कैब बुलाकर घर वापस जाने लगता है। हायान कहती है कि 12 बज चुके हैं, मैं बस से घर वापस चली जाऊंगी, तो तुम भी चले जाना। तो वो सीनियर लड़का कहता है कि वैम्पायर से कौन डरता है। तभी ही ये दोनों देखते हैं कि एक वैम्पायर उसी गुंडे से लड़ रहा था। वो गुंडा कहता है कि मेरे पैसे जल्दी से मुझे लौटा दो। वो वैम्पायर कहता है कि यहाँ से निकलो, ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। तो वो गुंडा कहता है कि गंदी नाली के कीड़े, आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। पर वो वैम्पायर उसके साथ कुछ ऐसा करता है, ये देखकर सीनियर तो मम्मी कहता हुआ चिल्ला कर चला जाता है। हायान वहाँ पर अकेली रहती है। वो वैम्पायर उसके पास आता है तो हायान डर के मारे क्रॉस ढूंढने लगती है। तो वो वैम्पायर हंसने लगता है और कहता है कि ये सारी बचकांडे चीज़ें, इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हायान कहती है कि मेरे करीब मत आना, वो डर रही थी। तो वैम्पायर कहता है कि मैं भी तुम्हें अपने जैसा ही बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम इंसान और हम जैसों में क्या ही फ़र्क है। वो एक ही मुक्के से पूरी दीवार को तोड़ देता है। वो कहता है कि हम वैम्पायर्स के पास ये सुपर पावर है और ये एक वरदान है, ये वरदान मैं तुम्हें भी देना चाहता हूँ। वो वैम्पायर हायान के पास आकर उसे काटने वाला था। हायान व्हाइट हेयर वैम्पायर में तब्दील हो जाती है और उस वैम्पायर को एक ही झटके में ख़त्म कर डालती है। वो अपने आप को देखकर कहती है कि फिर से नहीं। हायान जन्मजात ही व्हाइट हेयर वैम्पायर है, सबसे ज़्यादा यूनिक, क्योंकि वो प्योर ब्लड वैम्पायर है। जब हायान उस वैम्पायर को मार डालती है, फिर वो कुछ ढूंढने लगती है। वो चीज़ उसके बैग में ही थी। जब वो घर वापस आ जाती है तो वो सोचने लगती है कि जब भी मैं ऐसे एक्सट्रीमली इमोशनल हो जाती हूँ, तब मेरा असली रूप बाहर आ जाता है। अच्छा है कि ये ताज मेरे पास है, इससे मैं थोड़ा रिलैक्स महसूस करती हूँ। मुझे ये ताज हमेशा ही अपने साथ रखना होगा। अगर मैं पकड़ी गई तो मैं वापस से स्कूल नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मुझे भी नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जीनी है। अगले दिन हायान कॉलेज जाती है तो उसके जो प्रोफेसर होते हैं वो कहते हैं कि लेक्चर ख़त्म हो गया, पर फिर भी तुम स्टडी कर रही हो, तुम्हें नेक्स्ट क्लास के लिए अपनी एनर्जी बचा कर रखनी चाहिए। हायान कहती है कि थैंक यू सर। फिर वो अपनी दोस्त के पास चली जाती है। उसकी जो दोस्त होती है वो कहती है कि उसका नाम प्रोफेसर दोंग्यू है, ये उसका पहला साल है कि वो प्रोफेसर के तौर पर जॉब कर रहे हैं। प्रोफेसर दोंग्यू हमारे ही मेजर से ग्रेजुएट हुए हैं। वो तो वेकेशन में भी काउंसलिंग करते रहते हैं। हायान सोचने लगती है कि ये तो सच में रिस्पेक्ट देने के लायक है, मुझे भी प्रोफेसर दोंग्यू की ही तरह ज़िंदगी को जीना है। हायान का मेल फ्रेंड आकर उसे कहता है कि हायान, मैंने सुना है कि तुम्हारा पाला कल एक वैम्पायर से पड़ गया था। हायान की जो फीमेल फ्रेंड होती है वो कहती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, वैसे तुम मरी क्यों नहीं? हायान कहती है कि मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो मेल फ्रेंड कहता है कि तुम तो सुपर लकी हो। वो कमीना सीनियर दुम दबा के भाग गया, एक लड़की को वहीं पर ही छोड़कर। हायान कहती है कि कोई बात नहीं। तो उसकी जो फीमेल फ्रेंड होती है वो कहती है कि मैंने तो सुना है कि इस पूरी दुनिया में 10,000 लोगों के लिए एक वैम्पायर होता है, यानी कि हमारी स्कूल में 2 वैम्पायर है। वो अपनी ही कही बात से डरने लगती है। उसका जो मेल फ्रेंड होता है वो कहता है कि इतना ज़्यादा सोचना बंद करो, पर हायान वो बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। उसके बाल धीरे धीरे सफ़ेद होने लगते हैं तो वो बहाना मार देती है कि मुझे पेट दर्द होता रहता है, इस वजह से मुझे ऐसी बीमारी है। हायान झूठ इसलिए बोलती है ताकि उसके जो दोस्त है वो उस पर शक ना करे।
हायान वहाँ से कल्टी मार लेती है, पर जब वो रास्ते में जा रही थी तो सारे लोग यही बात कर रहे थे वैम्पायर के बारे में कि वो लोग मॉन्स्टर्स होते हैं। हायान डर जाती है। हायान फिर अपनी पुरानी बातों को सोचने लगती है कि जब वो 10 साल की थी तब अकेली ही बड़ी हुई थी। उसे कहा गया था कि किसी भी ह्यूमन के साथ तुम्हें दोस्ती नहीं करनी है। हायान ने अकेलेपन को दूर करने के लिए बुक्स को ही अपना दोस्त बना लिया। वो देखती है कि सारे बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसे भी स्कूल जाना है और दोस्त बनाने हैं। पर एक दिन एक लड़का हायान के पास आता है और उससे कहता है कि हर रोज़ मैं देखता हूँ कि तुम यहीं पर ही होती हो, क्या तुम स्कूल से जल्दी वापस आ जाती हो? कुछ बच्चे हायान को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये तो स्कूल भी नहीं जाती, इसे क्या पता है कि एडिशन क्या होता है, सम्स क्या होते हैं। वो लड़का ये बातें सुन लेता है तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम स्कूल नहीं जाती हो, तुम तो कितनी लकी हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि रोज़ रोज़ मैं स्कूल जाऊँ। वहाँ पर मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्कूल से कल्टी मार कर लाइब्रेरी चला जाऊँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हायन कहती है कि क्या वहाँ पर बुक्स होंगे? तो वो लड़का कहता है कि हाँ वहाँ पर बहुत सारे होंगे। हायन मना कर देती है कि नहीं मुझे नहीं जाना है। बाद में इन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है। उस लड़के की वजह से हायन ये भूल जाती है कि वो एक वैम्पायर है। समय अच्छे से जा रहा था पर खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। उस लड़के ने अब हायन से मिलना जुलना बंद कर दिया है क्योंकि स्कूल में वो बुली होता था। एक दिन जब लड़के उसे बुली कर रहे थे तब हायन वहाँ पर आती है और एक ही मुक्के में पूरी दीवार को तोड़ देती है, जिसके कारण बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उसका वैम्पायर वाला रूप उसका जो दोस्त होता है वो देख लेता है एंड वो भी डर जाता है। उसी दिन से हायन से उस लड़के ने कभी बात ही नहीं की। फ्लैशबैक यहीं पर ही खत्म होता है। हायन अभी कॉलेज में थी। सारे स्टूडेंट बातें करने लगते हैं कि यकीन नहीं होता कि वो हमारा सीनियर वापस से यहाँ पर आ गया। कितनी शांति थी कि वो यहाँ पर नहीं था। वो सीनियर हायन से टकरा जाता है तो उसे कहता है कि चुड़ैल कहीं की देखकर नहीं चल सकती। हायन के दोस्त उसे कहते हैं कि वो हमारा सीनियर है पर आज तक वो ग्रेजुएट नहीं हुआ है। वो हमारे कैंपस का बहुत ही बड़ा साइको है। रूमर तो ये भी है कि वो जहाँ भी जाता है प्रॉब्लम्स अपने आप ही उसी जगह पर पहुँच जाती है। हमेशा हम जैसे नए स्टूडेंट के पास पैसे मांगता रहता है और अब पार्टी करता है। मैंने तो ये भी सुना था कि हमारे जो प्रोफेसर दोंगयू है उसके साथ ये सेम हाई स्कूल में पढ़ाई किया करता था, पर इसकी बराबरी उसके साथ तो कभी नहीं हो सकती। सारे लोग इसे अवॉइड करना ही पसंद करते हैं। हायन कहती है कि फिर तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हायन का मेल फ्रेंड कहता है कि ज़रा देखो उसके चेहरे को, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? दिखने से लगता है कि वो बीमार है। फिर हम उस पागल सीनियर को देखते हैं। वो प्यासा था इसलिए ऐसे ही कहीं से कैन उठाकर पानी पी लेता है। गार्ड कहता है कि अरे गधे, वो गार्डन के लिए पानी था, तुमने क्यों पी लिया? कोई 3 बच्चे उसके पीछे आ रहे थे। पागल सीनियर जब उसकी ओर देखता है तो वो बच्चे कहते हैं कि हेलो, पर वो तीनों खुसुर फुसुर करने लगते हैं कि यह हमारी कॉलेज में 2011 से ही पढ़ाई कर रहा है। अब तो वो 28 का हो गया है पर फिर भी अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ और उसे जॉब भी नहीं मिली है। पागल सीनियर गुस्से से उसकी ओर देखता है तो वो तीनों बच्चे वहाँ से भागने की ही सोचते हैं कि इसी में ही हमारी भलाई है। बाद में वो पागल सीनियर अपने मन में सोचने लगता है कि मैं अब जॉब नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ, मेरी उम्र भी 28 की हो गई है। वो सारे लोग मेरी तरफ बुरी नज़रों से देखते हैं। वो कमीने बच्चे, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जो भी करूँ मेरी मर्जी, इसमें तुम लोगों का क्या चाहता है? पर जब वो गाड़ी के शीशे में देखता है तब हमें पता लगता है कि ये पागल सीनियर तो असल में एक वैम्पायर है। वहाँ पर प्रोफेसर दोंगयू आते हैं। उसे देखकर पागल सीनियर सोचने लगता है कि ये सुअर की औलाद अब पैसे बनाने लगा है, देखो तो जरा इसे, मेरी ही क्लास में पढ़ाई किया करता था। प्रोफेसर दोंगयू अभी अपनी माँ से बातें कर रहे थे। वो उस पागल सीनियर को कहते हैं कि माफ़ करना, हम अगली बार मिल लेंगे, अभी मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है। पर फिर से प्रोफेसर दोंगयू को काम से रिलेटेड एक और फ़ोन कॉल आ जाती है। ये देखकर उस वैम्पायर की तो जल जाती है, इसीलिए वो अपने एक हाथ से ही पूरी गाड़ी उल्टा देता है। प्रोफेसर की तो उसमें मौत हो जाती है। ये पागल सीनियर कहता है कि गधा कहीं का, और बकवास कर, हमेशा ही अपने पैसों की बड़ाई किया करता था।
वो प्रोफेसर की लाश की और पॉइंट करके कहता है कि अगर आगे चलकर मेरे बारे में बकवास की तो देख लेना, तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। वैसे वहाँ पर तो कोई नहीं था, शायद वो हम लोगों से कह रहा होगा। सारे स्टूडेंट को प्रोफेसर की मौत के बारे में पता लग जाता है। हायान अपने दोस्तों के साथ थी पर वो किसी ख्याल में डूबी हुई थी। कॉलेज में एक जनरल मीटिंग होने वाली थी, इसीलिए सारे स्टूडेंट वहाँ जाने लगते हैं पर हायान नहीं जाती। सेमिनार में सारे स्टूडेंट पहुँच जाते हैं। हायान के दोस्त कहते हैं कि क्या हायान यहाँ नहीं आई, अभी तो हमारे साथ ही थी। आज पागल सीनियर सेमिनार में जाकर अपना असली रूप सबको दिखाने वाला था और डराने वाला था, पर जब वो दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसका तो पोपट हो जाता है। वहाँ पर लिखा था कि मीटिंग गोंजू बिल्डिंग में है। जनरल मीटिंग में एक स्टूडेंट पूछता है कि सर आपने मीटिंग की जगह क्यों बदल दी, तो सर कहते हैं कि पर मुझे तो आप स्टूडेंट में से ही किसी का मैसेज आया था, इसीलिए। पागल सीनियर गुंजा बिल्डिंग में पहुँच जाता है जहाँ हायान तो पहले से ही मौजूद थी। हायान को देखकर पागल सीनियर कहता है कि तुम कौन हो। हायान कहती है कि मैं कौन हूँ ये जानना इतना ज़रूरी नहीं है, तुमने ही प्रोफेसर को मारा है ना, क्यों मारा उसे। तो पागल सीनियर कहता है कि अच्छा तो वो तुम्हारा प्रोफेसर था, वो मोटा सुअर जैसा हमेशा ही फ़ोन पर बातें करता रहता था और 1 घंटे की काउंसलिंग में हज़ारों रुपया कमा लेता था। हायान कहती है कि तो बस यही रीज़न था उसे मारने का। पागल सीनियर कहता है कि हाँ। हायान कहती है कि तुम्हारी इस बेकार सी जेलसी के कारण तुमने उसे मार दिया। तेरे जैसों की वजह से लोग डरते हैं, बच्चे ठीक से बाहर खेल भी नहीं पाते, लोग शांति से रात में सो भी नहीं सकते। तुमने जिसको भी मारा है उसकी फैमिली को तुम कंपनसेट करोगे। वो पागल सीनियर हायान पर हमला करने के लिए चाहता है पर हायान कुछ ज़्यादा ही फास्ट थी, तो वो पागल सीनियर उसे गाली देता है। वो उसे पूछता है कि तुम भी एक वैम्पायर हो। हाँ मैं भूल गया था कि यहाँ पर मैं अकेला ही कुछ खास नहीं हूँ, तो तुम भी मेरे जैसी ही हो। ज़रा अपना मास्क निकालोगी क्योंकि मुझे देखना है कि तुम कितनी क्यूट हो। हायान कहती है कि शायद ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं अगर अपना मास्क निकाल दूंगी तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही भयानक होगा, क्योंकि अगर तुम मेरा चेहरा एक बार देखते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सुनकर उस पागल सीनियर को गुस्सा आता है। वो उस पर हमला करने के लिए जा रहा था। साथ ही में वो कहता है कि डायन चुड़ैल जैसी तू खुद को समझती क्या है, पर वो देखता है कि उसके हाथ तो टूट गए हैं। ये सब कुछ हायान ने ही किया था। हायान ने जिस तरह से उस पागल सीनियर को मारा था, इससे कोई आम इंसान होता तो वो मर जाता, पर वैम्पायर पुनर्जीवित भी हो सकते हैं। वो पागल सीनियर दर्द के कारण चिल्ला रहा था, तो हायान कहती है कि अब तुम्हें पता लग गया ना कि मरने के टाइम प्रोफेसर को कैसा लगा होगा। उसकी पूरी फैमिली तुम्हारी वजह से ज़िंदगी भर सफ़र करेंगी। पागल सीनियर रोते हुए कहता है कि मैं थोड़ा पागल सा हो गया था। हायान अपना मास्क निकाल लेती है। वो वैम्पायर पुनर्जीवित हो रहा था, इस वजह से वो हंसने लगता है। वो उस पर हमला करने वाला था पर हायान पहले ही उसका हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाने लगती है। वो उसे ज़ोर से पटक देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही एक चांस दिया था पर तुम उसके काबिल नहीं लगते हो। हायान अपने असली रूप में आकर जैसे ही उस पर हमला करती है तो बिल्डिंग पर एक बड़ा सा धमाका होता है और वो जो पागल सीनियर था वो तो चुटकी में गायब हो जाता है, धूल बन जाता है। अगले दिन कुछ पुलिस वाले वहाँ पर छानबीन करने के लिए आते हैं। निशान को देखकर लग रहा था कि शायद यहाँ पर आसमान से कोई उल्का गिरी होगी। सारे पुलिस वाले बातें करने लगते हैं कि शायद ये कोई भूत या राक्षस का ही काम होगा। चैप्टर 1 की शुरुआत में हायान को गुंडे से जिस लड़के ने बचाया था, दरअसल में वो लड़का एक पुलिस वाला था और उसका नाम था हुआंग युनते। गुंजा बिल्डिंग के पास पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जहाँ पर सीनियर पुलिस वाला अपने जूनियर के ऊपर रौफ झाड़ रहा था। सीसीटीवी में भी कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। सीनियर पुलिस वाला जूनियर को मारते हुए कहता है कि तुम ठीक से काम क्यों नहीं करते। जूनियर पुलिस वाला अपने मन में सोचता है कि ये खड़ूस सीनियर ऊंची पोस्ट पर है, इसीलिए हम पर रौफ झाड़ता रहता है। हम जूनियर्स जो भी काम करते हैं उसकी क्रेडिट ये साला खुद ही ले जाता है। वहाँ पर स्टाइल मारता हुआ युनते आता है, तो सीनियर पुलिस वाला उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा, क्या तुम हमारी इन्वेस्टिगेशन पर जासूसी करने के लिए आए हो, तुम अपने केस पर ध्यान क्यों नहीं देते हो। युनते उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो उस वॉच को देख रहा था। वो कहता है कि कितनी अजीब बात है, ये घड़ी तुम्हारे पास कैसे आई। इसमें रशिया का टाइम दिखाई दे रहा है।
आजकल ड्रग डीलर इसकी स्मगलिंग करते हैं, पर ये घड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? वो सीनियर तो डर जाता है। युनते को तो बस यही चाहिए था, वो उसे सिर्फ डराना ही चाहता था। जूनियर पुलिस वाला कहता है कि युनते कितना कूल है, इसकी वजह से हमारे पुलिस स्टेशन को कोई भी टच करने की हिम्मत नहीं करता है। उसने तो जल्दी ही ग्रेजुएशन पूरी कर ली और हमारी सेना में भर्ती हो गया। इसकी मेमोरी भी काफ़ी ज़्यादा शार्प है। एक बार किसी चीज़ को वो देख ले तो वो उसे हमेशा के लिए याद रहती है। वैम्पायर को पकड़ने में इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है। इसके कारण उसको कई सारे मेडल्स और अवार्ड्स मिल चुके हैं। लोग तो हुआंग युनते को वैम्पायर का शिकार करने वाला भूत भी कहते हैं। युनते वहाँ से चला जाता है, पर वो जाते टाइम एक निशान को देख लेता है। कोई पुलिस वाला उसे कहता है कि विक्टिम को इस बिल्डिंग के नीचे फेंक कर मारा गया था, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे। युनते थोड़ी सोच में पड़ जाता है। वो उस बिल्डिंग का हाल देखकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये फाइट होगी, ये पूरी तरीके से एक तरफा ही होगा। विक्टिम को उसने बचने का एक भी मौका नहीं दिया है। ये कोई साधारण वैम्पायर तो नहीं लगता है। हयान के स्कूल में एक टकलू भाषण दे रहा था कि हमारे बीच भी एक वैम्पायर रहता है। स्कूल तो इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देती, इसलिए हमें ही कुछ करना होगा। हयान सोचने लगती है कि अब तो मुझे यहाँ भी थोड़ा केयरफुल रहना होगा। हयान अपने दोस्तों के साथ जा रही थी। युनते उसे बुलाता है कि हयान। उसके दोस्त कहने लगते हैं कि ये क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ये तो सेकंड जनरेशन का ताइक्वांडो मास्टर लगता है। इसका फैशन सेंस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्या ये तुम्हारा कोई प्राइवेट ट्यूटर है? हयान को याद आता है कि अरे ये तो वही इंसान है जो कि उस दिन पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछ रहा था। युनते कहता है कि माफ़ करना, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। वो तो अपनी तारीफों के फूल बांधने लगता है कि मैंने एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में इन सब भी में टॉप किया है। मैंने ग्रेजुएशन भी जल्दी पूरी कर ली और अब पुलिस में भर्ती हो गया। मैं 28 साल की उम्र में एक पुलिस वाला बन गया हूँ। मैं वैम्पायर्स को पकड़ने के लिए फेमस हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा ऑसम हूँ। क्या तुमने मेरे बारे में कभी सुना नहीं है? हयान चुप थी। वो कहती है कि अच्छा तो तुम एक डिटेक्टिव हो। वो कहता है कि बिंगो। युनते को देखकर स्कूल की लड़कियाँ तारीफ करने लगती है कि ये तो कितना हैंडसम है, ये तो कोई आइडल लगता है। क्या मुझे उससे उसका नंबर मांगना चाहिए? हयान डर रही थी कि इसे मेरे कल वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ पता तो नहीं है ना। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ये आखिर में यहाँ करने क्या आया है? युनते कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी केयर करने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये कोई नॉर्मल केस तो नहीं लगता। हयान सोचती है कि हे भगवान, इसने मेरा माइंड कैसे पढ़ लिया। युनते कहता है कि मुझे भूख लगी है, चलो हम साथ में खाने के लिए जाते हैं। हयान कहती है कि हाँ, पर वो अपने मन में सोचती है कि मुझे ऐसे नाटक करना होगा कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। हयान कहती है कि मुझे ये बात जाननी है कि तुम वैम्पायर्स को कैसे पकड़ते हो। युनते कहता है कि ये एक अच्छा सवाल है, काफ़ी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। वैम्पायर की कमज़ोरी उसका दिल होता है। हम उसके दिल में चाहे कितनी भी गोलियां मार दे, चाहे कितने भी चाकू से वार कर दे, पर फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता। वो लोग पुनर्जीवित हो जाते हैं। इसलिए हम पहले उसे मारते हैं, उसके बाद 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली एक भट्ठी में उसे डाल देते हैं। इस तरह से कचरा भी नहीं बचता और वो कम्प्लीटली जल जाते हैं। युनते सीरियस होकर कहता है कि मैं इस पूरी दुनिया से वैम्पायर्स का सफाया करना चाहता हूँ, ताकि लोग शांति से और बिना किसी डर के अपनी ज़िंदगी जी सके, जैसे कि वो लोग पहले जिया करते थे। वो लोग बाद में रेस्टोरेंट में होते हैं। युनते खाना देखकर खुश हो जाता है। वो कहता है कि मुझे तो ये पता नहीं चलता कि पूरा दिन स्कूल में तुम एक गिम्बाप रोल से कैसे चला लेती हो। हयान कहती है कि मेरे लिए इतना काफ़ी है। हयान इंसानी खाना नहीं खा सकती थी, वो तो सिर्फ ब्लड ही कंज्यूम करती थी, इसीलिए वो कुछ भी नहीं खा रही थी। युनते का हाथ तभी ही कटना था। युनते कहता है कि शिट, मैं अपने मीट को काटने के लिए गया था, पर उसने तो मेरा हाथ ही काट दिया। हयान खून को देखकर उसे कुछ होने लगता है। वो जल्दी से उस ताज को टच कर लेती है। वो अपने मन में सोच रही थी कि ये युनते जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहा है, क्या उसे मेरी असलियत के बारे में पता है? युनते कहता है कि माफ़ करना, खाने के टाइम मैंने तुम्हें खून दिखा दिया। युनते अपने मन में सोचता है कि ये कुछ खा क्यों नहीं रही, क्या इसे भूख नहीं लगी है, या फिर ये खा ही नहीं सकती।
योनते जानबूझकर ये बात कहता है कि मुझे पता नहीं था कि लोगों को गिम्बाप के अलावा कुछ नहीं पसंद आएगा। वैम्पायर्स हमेशा ही खून पीते रहते हैं, इसी तरह से वो लोग शक्तिशाली बनते हैं। ये इंसानी खाना उसके शरीर को कमज़ोर कर देता है, इसलिए वो लोग हमारे जैसा खाना नहीं खा पाते हैं। हायान अपने मन में सोचती है कि इसे वैम्पायर्स के बारे में इतना कुछ क्यों पता है, ये क्या जानबूझकर मेरे साथ यहाँ पर आया है। हायान जल्दी जल्दी खाने लगती है। युनते चौंकते हुए उसकी ओर देखता है। हायान बिल्कुल भुक्खड़ों की तरह खा रही थी, तो युनते कहता है कि शांति से खाओ, खाना भाग नहीं जाने वाला। बाद में हायान पूरा खाना उल्टी कर देती है, क्योंकि उसने युनते को दिखाने के लिए ही ये सब कुछ खाया था। युनते उसे फिर से मिल जाता है। वो कहता है कि वाओ, ये तो क्या किस्मत है, हम लोग फिर से मिल गए। हायान सोचती है कि ये कितनी बकवास बातें करता है, क्या खाक किस्मत। हायान कहती है कि मैं तो यहाँ पर ब्रेड लेने के लिए आई थी, क्योंकि मेरे भाई बहन को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। युनते उसे ही देख रहा था। हायान कहती है कि क्या तुम्हें भी चाहिए, वो मना कर देता है। हायान वहाँ से शांति से चली जाती है कि चलो जान बची। बाहर ये टकलू अभी भी भाषण कर रहा था कि चलो प्रूफ करते हैं कि हम लोग वैम्पायर्स नहीं है, क्योंकि वैम्पायर्स के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो लोग जल्दी से चोट को हील कर लेते हैं। सभी लोग अपने हाथ काट कर साबित करो, ये आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि तुम इंसान हो या फिर एक वैम्पायर हो। वो टकलू लड़का सबको डरा रहा था। सारे बच्चे कहने लगते हैं कि हम ये क्यों करें, आधे कहते हैं कि हाँ हमें ये करना चाहिए, इससे साबित हो जाएगा कि हम इंसान हैं या फिर वैम्पायर्स। हायान बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि अब वो क्या करे। तभी ही युनते आता है और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है, पर टकलू के जो दोस्त होते हैं वो उसके रास्ते में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम लोगों ने अभी तक टेस्ट नहीं करवाया है, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो। हायान कहती है कि तुम लोग किसी से ज़बरदस्ती हाथ काटने को नहीं कह सकते हो। टकलू के दोस्त कहते हैं कि तुम्हें बस छोटा सा कट ही तो लगाना है, इससे साबित हो जाएगा। हायान कहती है कि नहीं, पर वो लोग उसका हाथ पकड़ने की ट्राई करते हैं। उससे पहले ही युनते हायान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि देखो हमने पहले ही टेस्ट करवा लिया है। हायान सोचती है कि ये कब हुआ। वो लोग फिर जाने लगते हैं, तो टकलू उन्हें रोक लेता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने टेस्ट करवा लिया, पर अभी तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, इसलिए मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। टकलू हायान का हाथ पकड़ने के लिए चाहता है, तो युनते उसे रोकते हुए कहता है कि इसे क्या तुमने कोई हॉस्पिटल समझ कर रखा है कि तुम्हारी जितनी मर्जी हो तुम किसी के भी हाथ में उतने कट लगा सको। ऐसे खुलेआम छुरी चलाना भी एक क्राइम ही है। क्या मैं इस जुर्म में तुम्हें जेल में डाल दूँ। टकलू कहता है कि मैं तेरी बात पर कैसे यकीन कर लूँ, आज जो भी हो जाए, पर मुझे वैम्पायर्स को तो पकड़ना ही है। युनते अपना ID कार्ड दिखाता है, तो वो टकलू डर जाता है। हायान अपने घर पर होती है, वो अभी सो रही होती है। उसे युनते का मैसेज आता है कि अगर कोई भी मुसीबत आए तो मुझे इस नंबर पर कॉल करना। उसके भाई बहन जगे हुए थे। वो कहते हैं कि दीदी क्या ये आपका कोई बॉयफ्रेंड है। हायान कहती है कि चुप रहो और सो जाओ। हायान युनते के बारे में सोच रही थी। शुरुआत से लेकर अभी तक उसने उसकी सिर्फ मदद ही की है। ये कोई मामूली इंसान तो नहीं लगता, पर युनते इतना बुरा भी नहीं है। युनते भी अपने घर पर होता है। वो पार्क हायान के बारे में सोच कर कहता है कि किसे पता था कि मैं तुमसे इस तरह से मिलूंगा हायान। सॉरी, प्योर ब्लड वैम्पायर। यानी कि युनते को हायान के बारे में शुरुआत से लेकर सब कुछ पता था, इसीलिए वो उसके साथ अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। वैसे वो इस मांगा का हीरो है, पर समझ में नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाहता है। ये जानना है तो आपको नेक्स्ट चैप्टर तक वेट करना होगा।